कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले रामनवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में श्री राम के आदर्श हो, ऐसा मेरी कामना है। ठीक है, और आप लोग भी श्री राम के द्वारा ही बनने की कोशिश करें। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कल तक मैंने जो पढ़ाया था, जहाँ तक आप लोग जानते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में पढ़ाया था। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने अच्छे से बताया था। अब मैंने जैसे कहा था कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, करंट इन कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल, इंडक्टर इन सीरीज, इंडक्टर इन पैरेलल। फिर उसके बाद आपको आज बताऊंगा मैं जहाँ पे आपको यू कैन से अदर चीज़ आपको जैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज कितना पॉसिबल हो पाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा रेजिस्टेंस। सबसे पहले रेजिस्टेंस डालिए। ठीक है, नाउ डालिएगा इन सीरीज। ठीक है, इन सीरीज डालिए और डायग्राम बनाइए जैसा मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस सीरीज में डायग्राम ब्लैक कलर से अच्छा लगता है। और ये मेरा वोल्टेज मैंने लगाया। ठीक है, आराम से डायग्राम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। R1, R2, ये 2 है, R3 और ये भी। और यहाँ पे I करंट फ्लो कर रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, R1 के लिए भी सेम है, R2 के लिए भी सेम है, R3 के लिए भी सेम। अब एक चीज़ यहाँ पे है, इस R1 के क्रॉस हमने बताया था जब भी करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट एलिमेंट के थ्रू, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव से नेगेटिव पोलरिटी, और उसके क्रॉस जो ड्रॉप होता है उसको हम V से डिनोट करते हैं। तो R1 के क्रॉस जो ड्रॉप हुआ, करंट फ्लो करने के कारण, वो V1 हो गया। जो R2 के क्रॉस ड्रॉप हुआ करंट फ्लो करने के कारण, वो V2 हुआ। R3 के क्रॉस जो ड्रॉप हुआ वो V3 हुआ। आप कहोगे सर करंट तो सेम फ्लो हो रहा है तो ड्रॉप अलग अलग V1, V2, V3 क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है। मैंने यहाँ ये थोड़ी कहा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है इसलिए ड्रॉप भी अलग अलग होगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है तो ड्रॉप सेम होता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है सीरीज रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तो वहाँ भी अप्लाई होगा। तो ये रेजिस्टेंस एंड सीरीज है। ठीक है, अब सीरीज रेजिस्टेंस में किस तरीके से हम काम करते हैं, तो सबसे पहले आप KVL लगाइए। मैंने बताया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जहाँ पे सम ऑफ वोल्टेज ऑफ एनी सर्किट इज इक्वल टू 0। ये मैंने कहा था, तो अब लगाइए ना, V माइनस V1 माइनस V2 बाई माइनस V3, क्योंकि हम जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो मेरी एनर्जी बढ़ेगी। और फिर उसके बाद हम यहाँ से प्लस से माइनस जा रहे हैं तो मेरी एनर्जी घटेगी, माइनस V1, इसी तरीके से माइनस V2 माइनस V3, राइट, माइनस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 0। अब V क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा कि नहीं, बताइए ना, ये हो जाएगा कि नहीं। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब V1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इज इक्वल टू IR, करंट फ्लोइंग थ्रू इट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट। तो हम यहाँ से V1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, I इंटू R1, V2 की वैल्यू I इंटू R2, V3 की वैल्यू I इंटू R3। तो यहाँ पे पुट करिए ना, यहाँ से I आ जाएगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इधर लेकर आइए। मैं डेरिवेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सबको ये सारी चीज़ें बेसिक आनी चाहिए। और बेसिक आनी चाहिए, कई बार क्या होता है, कई मरतबा क्या होता है कि इंटरव्यू में सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। अब इंटरव्यू में पूछ ली जाती है, लोगों को मालूम नहीं होता कि रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला कहाँ से है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से I कॉमन ले लीजिए, तो I कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, I कॉमन लीजिए ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी को तो हम कहते हैं R इक्विवेलेंट। जब भी एक स्टेटमेंट लिखेगा, व्हेन एवर रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस के ही डेफिनेशन में लिखा रहा हूँ, बाकी कैपेसिटर एंड इंडक्टेंस जब उसकी बात करेंगे तो उसके डेफिनेशन में लिखाऊंगा। ठीक है, व्हेन रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, देन total equivalent resistance is equal to sum of individual resistance। सो यहाँ से हम R इक्वलेंट क्या लिख सकते हैं, नीचे ये डाल दीजिएगा जो मैंने कहा लिखने के बाद, R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट, R1 प्लस R2 प्लस R3।
ये डाल लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि इसका जो सीरीज रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये हुआ मेरा सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब पढ़ते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग डालिए इन पैरेलल। अगेन सर्किट डायग्राम तो ड्रॉ करना होगा, चलिए ड्रॉ करते हैं। बी R1 R2 R3। हमने सर्किट डायग्राम 3 रेजिस्टेंस का लिया है। 3 रेजिस्टेंस में लोगों को प्रॉब्लम होती है निकालने में, तो मैंने लिया है, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो करंट है, टोटल करंट, ये हमने I मान लिया। R1 में जो आ रहा है करंट वो I1 है, I2 में जो करंट आ रहा है I2 है, I3 में जो करंट आ रहा है I3। अब ध्यान देखिएगा, I3 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में देखिए वोल्टेज कितना है इसमें, प्लस माइनस V है। तो पैरेलल में कोई और एलिमेंट है क्या जिसमें आपका वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है? ध्यान से देखिए, कोई एलिमेंट दिखता है क्या आपको? कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ भी R1 के क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा? R1 के क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा? R1 के क्रॉस भी वोल्टेज आपका क्या होगा? V होगा कि नहीं? V होगा कि नहीं? क्योंकि पैरेलल में कोई अगर ड्रॉपिंग, जैसे मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस रहे, कोई इंडक्टेंस रहे, कोई कैपेसिटेंस रहे, तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। यहाँ पे तो कोई वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, पैरेलल में पूरा का पूरा यहाँ वोल्टेज आ गया। सेम वोल्टेज आपका R2 के क्रॉस है, सेम वोल्टेज R3 के क्रॉस है। तो यहाँ से कंडीशंस क्या निकली? ये निकली V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इक्वल टू V। ये इक्वेशन 1 आप डाल ली, ठीक है, ये कंडीशन निकली। दूसरी कंडीशन क्या निकली? ध्यान से देखिएगा, I हमने कहा था जब भी करंट सोर्स या किसी भी ऐसी चीजें जो कि करंट पैरेलल में हो, करंट सोर्स इसको हम मान सकते हैं कि I1 करंट सोर्स है, I2 करंट सोर्स है, या I3 करंट सोर्स है, ये इसका एरो डाउन है, इसका एरो डाउन है, इस तरीके से हम मान सकते हैं। जैसे कि कल मैंने अपने लेक्चर में बताया था, I1 I2 I3 और यहां से I आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था कि इसको कैसे लिखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, केसीएल अगर आप लगाते हैं तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। सम ऑफ इनकमिंग करंट क्या है? I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। सेम तो यहीं पे हो रहा है ना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, सेम हो रहा है। अब ये हमको मालूम है। अब याद रखिए, I1 की वैल्यू यहां से क्या होगी? वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितना है? V है। वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितना है? V है। और सर्किट एलिमेंट का वैल्यू क्या है? R1। तो यहाँ पे हम बाई ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू V बाई R1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो I1 को लिखिए ना, डेट क्यों कर रहे हैं? V बाई R1, ठीक है। सेम I2 के क्रॉस, R2 के क्रॉस भी वोल्टेज कितना है? V है। R2 के क्रॉस भी वोल्टेज कितना है? V है। तो V बाई R2 लिख सकते हैं कि नहीं? सेम I3 के क्रॉस V बाई R3 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अब ध्यान से देखिए, V को कॉमन ले लीजिए, V को कॉमन ले लीजिए। अगर V को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। अब ये आएगा तो अब V को नीचे ले लीजिए, V को यहाँ पे नीचे लेके देखिए, I बाई V इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। अब V बाई I हम जानते हैं, V बाई I क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। V बाई I क्या होता है? V बाई I क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो I बाई V क्या होगा? I बाई V क्या हो जाएगा? 1 बाई R नहीं हो जाएगा क्या? तो इसको लिखिए ना, 1 बाई R इक्विवेलेंट हम इसको लिख लेते हैं टोटल। ये आ जाएगा मेरा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यही तो निकालना है हमको पैरेलल में, यही तो पैरेलल का रेजिस्टेंस होता है। तो याद रखिएगा, इन सीरीज जो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3।
तो ये तो मेरा डेरिवेशन का फॉर्मूला है, किस तरीके से मैंने रेजिस्टेंस को डिराइव किया। एक स्मॉल क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप करेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ, क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ, आप भी इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। चलिए, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। इसमें लिखा है 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 12 वोल्ट बैटरी। फर्स्ट रजिस्टर हैज ए वैल्यू ऑफ 1 ohm, second has a voltage drop of 4 volt and third has a power dissipation of 12 watt. Calculate the value of each resistance and circuit current. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें अप्लाई होने वाली हैं, जो मैंने पहले बताया था आपको कि रेजिस्टेंस के बारे में पूरा डिटेल, किस तरीके से वहाँ पे वोल्टेज होता है, किस तरीके से वहाँ पे पावर हम निकालते हैं, V इंटू आई या V स्क्वायर बाई आई या आई स्क्वायर इंटू आर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप मेरे लेक्चर पे न्यू हैं तो पहले आप जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए। ठीक है, तो अब जैसा जैसा कह रहा है वैसे हम सर्किट ड्रॉ करते हैं, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो 3 रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए ना। लेट अस सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, डाल देते हैं R1 R2 R3। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अक्रॉस 12 वोल्ट बैटरी, मतलब ये एक बैटरी है 12 वोल्ट की, इसके अक्रॉस कनेक्टेड है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, राइट। अब ना फर्स्ट रजिस्टर हैज ए वैल्यू ऑफ 1 ohm। फर्स्ट रजिस्टर की जो वैल्यू है 1 ohm है, यानी यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी दी है, 1 ohm दी है, याद रखिएगा ये ओम का ही साइन है। दूसरा R2, दूसरा क्या है, सेकंड है जो वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पे आप देखिए सेकंड में क्या दिया है, वोल्टेज ड्रॉप दिया है, ना तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है ना करंट की वैल्यू दी है, वोल्टेज ड्रॉप दिया है। वोल्टेज ड्रॉप कितना है, यानी जो प्लस माइनस वोल्टेज ड्रॉप है वो 4 वोल्ट है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। एंड थर्ड है पावर डिसिपेशन ऑफ 12 वाट। अब थर्ड का रेजिस्टेंस भी नहीं दिया है, वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं दिया है, करंट उसके क्रॉस कितना फ्लो हो रहा है वो भी नहीं दिया है। डायरेक्ट कितना दिया है, पावर, पावर कितना दिया है, पावर इसके क्रॉस, पावर अक्रॉस यू कैन से 3 ohm, ये कितना दिया है, 12 वाट दिया है। ठीक है, अब आपको हर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको क्या करना है, सर्किट करंट यानी आई का भी कैलकुलेशन करना है आप। ठीक है, अब आप क्या सोच सकते हो, इसमें क्या करना है, भाई R1 दिया है, R1 1 ohm है, भाई वोल्टेज ड्रॉप 4 वोल्ट दिया है, ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पे R3 कितना R3 दिया है, ना वोल्टेज ड्रॉप दिया है, पावर दिया है। क्या सोच सकते हो, सोचो, कुछ तो सोचो। तो हम शायद इसमें कुछ इक्वेशंस बना सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसका आसानी से आ जाए सॉल्यूशन। क्या कर सकते हैं, और ये 3 ohm नहीं होगा यार, ये तो गलती लिख दी, R3 मतलब है ना, ये R3 है। ठीक है, तो पावर दिया है, पावर से हम क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं, एक हो V इंटू आई डिड्यूस कर सकते हैं, I करंट होगा, V इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, और ये वोल्टेज ड्रॉप आपका कितना है, 4 वोल्ट है, और ये 4 वोल्ट कितने के बराबर होता है, I इंटू आर के बराबर होता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमें डिड्यूस करनी है, और यहाँ पे हम I इंटू R2 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, R1 को हमको मालूम है, यहाँ पे हमें वोल्टेज ड्रॉप कितना मिलेगा, I इंटू R1 के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो हमें I मालूम नहीं है लेकिन R1 मालूम है, तो I यहाँ से लिख सकते हैं। तो आई थिंक कुछ मेरा आ जाएगा। क्या लगता है दोस्तों, आ जाएगा कि नहीं, तो मुझे तो लगता है कि आ जाएगा। लेट अस ट्राई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे KVL लगाने वाले, क्या लगाने वाले हैं, KVL। ठीक है, KVL से आसानी से आ जाएगा, 12 माइनस, अब देखिए I इंटू R1 होता है, R1 की वैल्यू 1 दी है तो यहाँ से I आ जाएगा, I इंटू 1, राइट। अब माइनस, ऑब्वियसली बात है 4 वोल्ट दिया है तो हम इसको 4 लिख सकते हैं, और माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पे ना वोल्टेज दिया है ना रेजिस्टेंस दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर R लिख सकते हैं क्या, पावर को I स्क्वायर R लिख सकते हैं क्या, पावर को हम I स्क्वायर R लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन R3 भी नहीं दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, पावर हमको दिया है, ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, I इंटू R3 होता है। ठीक है, I इंटू R3 अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, P बाई आई इज इक्वल टू I इंटू R3 लिख सकते हैं क्या, I स्क्वायर इंटू R3 अगर लिखे तो I इंटू R3 क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो P बाई आई लिख सकते हैं। P की वैल्यू कितनी दी है, 12 वाट दी है क्या, 12 वाट, तो लिख लीजिए ना 12 बाई आई। ठीक है, ये क्या हुआ, ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 हुआ, यही I इंटू R3 तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब यहाँ पे लिखिए, ये वोल्टेज ड्रॉप है तो यहां से लिख सकते हैं माइनस 12 बाई आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं, भाई KVL लगाए हैं तो 0 हो जाएगा। अब I खाली बचा है, आप इक्वेशन लगा के I निकाल सकते हो। ठीक है, अब I निकालिए ना, ठीक है, 12
-4 इज इक्वल टू आई प्लस 12/i, यही है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करना है तो मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, इतना तो आप नोट कर लिए होंगे आगे सॉल्व करने के लिए। इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, i² प्लस 12, और ये 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा 8, i² प्लस 12 माइनस 8i, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0, यानी i² माइनस 8i प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑब्वियस बात है, श्रीराचार्य रूल लगा दीजिए। तो आपका यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर इसको ब्रेक करते हैं 2i माइनस 6i प्लस 12, इतना तो आप जानते होंगे, बेसिक पढ़े होंगे। i को कॉमन ले लेंगे तो i माइनस 2 माइनस 6 आ जाएगा आपका i माइनस 2, यानी यहाँ से i की 2 वैल्यू आ रही है। ऐसा है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं की है? आई थिंक नहीं की है, कोई गड़बड़ नहीं की है, कोई गड़बड़ नहीं की ना। हाँ ठीक है, तो ऑब्वियस बात है i माइनस 2 माइनस 6 i माइनस 2, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 और 6 एम्पियर आ रही है। 2 वैल्यू आ रही है आई की, 2 एम्पियर 6 एम्पियर, करके सर 2 वैल्यू आ रही है। देखते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए, मालूम चल जाएगा कौन सा सही कौन सा गलत है। पहले हम i इक्वल टू 2 एम्पियर लेते हैं, तो यहाँ से पावर हमको मालूम चल जाएगा। पावर क्या होता है i² इंटू R3, तो R3 क्या हो जाएगा 12/i² टू 4 रखिए, 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, और R2 क्या आ जाएगा, R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो तो 4 वोल्ट था। ठीक है, अगर 4 वोल्ट है ये क्या हो जाएगा I इंटू R2, I क्या है, I आपका 2 एम्पियर है, 2 इंटू R2 की वैल्यू यहाँ पे 2 ओम आ गई। R1 की वैल्यू तो दी हुई है 1 ओम, R2 की वैल्यू 2 ओम, R3 की वैल्यू 3 ओम। ठीक है, अब हमें मालूम करना है कि सर्किट करंट क्या है, तो सर्किट करंट तो मालूम चल गया I इक्वल 2 एम्पियर। अब आप कहोगे सर I इक्वल 6 एम्पियर क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्या कारण है कि नहीं होगा? तो ध्यान से देखिए, कुछ 6 एम्पियर आप रख के देखिए, R3 कितना आ रहा है। अगर यहाँ पे रखेंगे तो पावर आपका कितना है 12 वाट, 12/i² कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 1/3, बहुत कम रेजिस्टेंस आएगा। अगर हम R2 की बात करें, लेट अस सपोज I 6 होता तो R2 क्या आता, R2 मेरा आता 4/6, 2/3, इतना कम रेजिस्टेंस होता। तो एक तो रेजिस्टेंस मेरा दिया है इंटीजर में, ठीक है, और दूसरा चीज कि इतना कम रेजिस्टेंस हो नहीं सकता, क्योंकि R1 अगर 1 है तो उससे ज्यादा ही R2 R3 होना पड़ेगा। ठीक है, ये कंपलसरी है। तो इसलिए हम 2 एम्पियर को ही कंसीडर करने वाले हैं, 6 एम्पियर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो सर्किट करंट आएगा मेरा 2 एम्पियर आएगा। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, इंडक्टेंस जब सीरीज में रहेगा, पैरेलल में रहेगा, या कैपेसिटर सीरीज में रहेगा, पैरेलल में रहेगा, तब क्या दिक्कत होगी, या कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, इंडक्टेंस इन सीरीज। इंडक्टेंस हेडिंग डाल लीजिए, इन सीरीज पैरेलल बताएंगे, और नीचे सब हेडिंग डाल लीजिए सीरीज। तो अब सर्किट डायग्राम बनाते हैं तभी समझ में आएगा। ये L1 L2 मैंने बताया था, इंडक्टेंस को L से डिनोट करते हैं, और रेजिस्टेंस की तरह ही इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा। ठीक है, और इसको हम जोड़ देते हैं एक वोल्टेज से जो कि सिमिलरली सेम कंडीशन लगेगा। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इंडक्टेंस का वोल्टेज और करंट रिलेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था आप अपने प्रीवियस वीडियो में, जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होता है, अक्रॉस द इंडक्टेंस होता है, वो होता है मेरा L इंटू di/dt। ये बताया था कि नहीं? मैंने बताइए ना, बताया था ना, V इक्वल टू L/di/dt होता है। बस वही तो अप्लाई करना है, जस्ट अप्लाई कर लीजिए। यहाँ से KVL लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2
प्लस V3 आ जाएगा कि नहीं? जब इतना आ जाएगा तो आप अप्लाई ही कर लीजिए। यहाँ पे V1 को हम क्या लिख सकते हैं, L1 करंट यहाँ पे I फ्लो हो रहा है जो कि तीनों से सेम होगा, तो L1 इंटू V इक्वल टू आ जाएगा L1 इंटू डी आई बाई डी टी, आई तो सेम होगा। सिमिलरली V2 का आप लिख लीजिए L2 इंटू डी आई बाई डी टी, L2 इंटू डी आई बाई डी टी। सिमिलरली आप V3 का लिख लीजिए L3 इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप डी आई बाई डी टी को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, ये आ जाएगा डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से अब देखिए V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, क्या इसको हम L इक्वलेंट नहीं ले सकते हैं? क्या इसको हम L इक्वलेंट नहीं ले सकते हैं? L1 प्लस L2 प्लस L3। तो सीरीज में जब भी इंडक्टेंस होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से बिहेव करेगा, L इक्वलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए ना, लिखिएगा वेन एवर इंडक्टेंस, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक, वेन एवर एन इंडक्टेंस connected in series, whenever an inductance is connected in series, the equivalent inductance is equal to sum of individual inductance। ठीक है, और उसके बाद नीचे डाल के आप ये लिख लीजिएगा L इक्वलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, तो ये तो बात हुई सीरीज इंडक्टेंस की। अब बात करते हैं पैरेलल इंडक्टेंस की। ठीक है, रफ कर देते हैं इसको। तो पैरेलल इंडक्टेंस हेडिंग सब यहीं डाल लीजिए। अब हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाते हैं। L1 L2 L3 B I, यहाँ पे I1 फ्लो करेगा, यहाँ पे I2 फ्लो करेगा, यहाँ पे I3 फ्लो करेगा। सो इन पैरेलल क्या होता है, इस तरीके से हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अब आगे की बात करते हैं। अब ध्यान से देखिए, L1 के अक्रॉस जैसे रेजिस्टेंस में हम पैरेलल कंडीशन लिए थे तो V होगा, इसी तरीके से L2 के क्रॉस V होगा, इसी तरीके से L3 के क्रॉस V होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा फॉर्मूला लगाइए कि हम जानते हैं V1 इज इक्वल टू, मतलब कि जो L1 के क्रॉस है इक्वल V2 इज इक्वल टू V3, ये V के बराबर होगा। अब जो करंट है के बाई KCL, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम I1 को क्या लिख सकते हैं, हम जैसे बताए थे V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो I को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एल इंटीग्रल ऑफ V डी टी लिख सकते हैं कि नहीं? क्या डिफरेंशियल को हमें इंटीग्रल बनाने नहीं आता? हमने इंडक्टेंस जब पढ़ाया था तो बताया था आपको कि V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, उसी तरीके से I इज इक्वल टू 1 बाई एल इंटीग्रल ऑफ V डी टी, ये लिख सकते हैं। तो उसी का यूज करके हम यहाँ पे लिखेंगे I1 के जगह हम लिख देंगे I इज इक्वल टू, I1 के जगह हम लिख देंगे 1 बाई L1 इंटीग्रल ऑफ V डी टी। V1 dt लिख सकते हैं क्योंकि V1 V2 V3 ये दो तीनों क्या है, V के बराबर है। जब तीनों V के बराबर है तो हम इसको इंटीग्रल ऑफ V dt लिखेंगे, प्लस I2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई L2 इंटीग्रल ऑफ V dt। इसी तरीके से I3 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई L3 इंटीग्रल ऑफ V dt। अब V dt आप कॉमन ले लीजिए और इसको ले लीजिए 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3, ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ V dt। तो ये क्या है, यही तो मेरा L इक्वलेंट है। 1 बाई एल इक्वलेंट हम इसको लिख सकते हैं और ये होगा 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3, राइट। सो ये इक्वेशन है आपका पैरेलल इक्वेशन का, तो वही आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इन केस ऑफ पैरेलल इंडक्टेंस द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज इक्वल टू राइट लाइक दिस। ओके, ये आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको इक्वेशन आप 1 डाल दीजिएगा, ठीक है।
तो ये इंडक्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल के बारे में बात की है। अब थोड़ा सा कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे, कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल। चलिए इसको रफ करता हूं। अब हेडिंग डाल लीजिए कैपेसिटेंस, ठीक है, और सब हेडिंग डाल लीजिए सीरीज एंड सर्किट डायग्राम बनाइए। अब बड़ा बना दो तो बार समझाने में अच्छा है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। C1 के क्रॉस वोल्टेज V1 है, C2 के क्रॉस वोल्टेज V2 है, C3 के क्रॉस वोल्टेज V3 है, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम है। सिमिलरली यहाँ पे अब क्या होगा, करंट तो बराबर है लेकिन V1 V2 V3 बराबर नहीं है, तो सिंपल सी बात है आप यहाँ पे KVL लगाइए और आपका आ जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। कोई दिक्कत है क्या ये इसका आपको समझने में? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दिक्कत, ठीक है। और जब कोई दिक्कत नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं I क्या होता है कैपेसिटर के क्रॉस, C dV बाई dt। इसी तरीके से अगर हम वोल्टेज देखना चाहें तो यहाँ पे 1/c इंटीग्रल ऑफ आई डी टी हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। सीरीज में हम ये जानते हैं 1/c आई डी टी होता है। जब होता है तो डालिए ना, v1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, v1 के जगह लिख सकते हैं 1/c1 इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, क्योंकि आई c1 c2 c3 तीनों में सेम है। इसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं 1/c इंटीग्रल ऑफ आई डी टी 1/c2। इसी तरीके से हम v3 में लिख सकते हैं 1/c3 इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, ठीक है। और ये हो गया मेरा वोल्टेज। अगर हम इंटीग्रल ऑफ आई डी टी इंटीग्रल ऑफ आई डी टी इंटीग्रल ऑफ आई डी टी कॉमन ले लेते हैं तो मेरा आएगा क्या, सिंपल सी बात है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये आ जाएगा आपका एक एनक्लोज ब्रैकेट में और इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। अब ये जो आपका 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 है, ये है मेरा 1/c इक्विवेलेंट। आप कहेंगे सर सीरीज में तो ऐसा नहीं आता, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस के केस में नहीं आता। यही तो बात है, कैपेसिटर के केस में आता है ना। कैपेसिटर के केस में आप नोट कर लीजिएगा, 4-5 स्टार मार दीजिएगा कि इन केस, लिखिए, इफ the capacitor is connected in series, if the capacitor is connected is in series, then the equivalent capacitance is equal to 1/c equivalent is equal to 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3। कैपेसिटेंस के केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा और हर चीज में होगा, मैं बताऊंगा आगे, हर चीज में होगा ये, ठीक है। ये सीरीज के बारे में हुआ। अब थोड़ा पैरेलल कैपेसिटेंस के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा रफ करते हैं। आराम आराम से लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत जवाब दूंगा, ठीक है। अब नीचे सब हेडिंग डाल लीजिए पैरेलल। ये V, ये C1, ये C2, ये C3, ये V1, ये V2, ये V3, ठीक है। और थोड़ा करंट की डायरेक्शन को भी दिखा देते हैं। ये I, C1 के क्रॉस I1, C2 के क्रॉस I2, C3 के क्रॉस I3, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख रहे होंगे V1 V2 V3 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है इसमें बताने में कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 बराबर है। तो लिख लीजिए V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, ये V के बराबर है। दूसरी चीज KCL से आपको क्या है यहाँ पे सामने आया, इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, ये देखने को सामने आया। अब जैसे मैंने बताया था कि I क्या होता है C dV बाई dt। सिमिलरली यहाँ पे आप लिखिएगा I इज इक्वल टू I1 के जगह क्या लिख सकते हैं C1 dV1 बाई dt, यानी V1 V2 V3, यहाँ पे V है तो dV होगा, तो C1 dV बाई
डी टी। सिमिलरली I2 क्या हो जाएगा, C2 dV बाई डी टी। सिमिलरली I3 क्या हो जाएगा, C3 dV बाई डी टी। dV बाई डी टी कॉमन ले लीजिए ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो जाएगा dV बाई डी टी। ये क्या है, ये आपका यहाँ पे C इक्वलेंट हो जाएगा, यही तो है। अब यहाँ पे नोट कर लीजिए, वेन एवर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, whenever the capacitor is connected in parallel, then C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा और बड़ा स्टार डाल लीजिएगा 4-5 ठो, जितना आपसे बन सके आपकी कॉपी में स्टार, उतना इंपॉर्टेंट है ये बहुत लोग गलती कर देते हैं सीरीज पैरेलल में। ठीक है, बहुत लोग गलती कर देते हैं, फाइनल ईयर के बाद भी पास आउट भी गलती करते हैं इसमें, इवन टीचर्स भी गलती करते हैं। कैपेसिटर सीरीज में हो तो लिख देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 पर ऐसा होता है, नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, नीचे नोट पॉइंट बना लीजिएगा कि कैपेसिटर, इन केस ऑफ कैपेसिटर लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल, इन केस ऑफ कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल, equivalent capacitor equivalent is different, capacitor equivalent is different as in the case of inductance and resistance, as in the case of inductance and resistance। अब इसको एक बड़े से बॉक्स में जाके कलर कर दीजिएगा, मतलब कि एक कलर स्केच से कलर कर लीजिएगा, ब्लॉक लेटर में स्टार डाल दीजिएगा रेड से, जिससे आपको जब भी आप अपने नोटबुक को पलटो तो आपको समझ में आए कि क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर इन पैरेलल हुआ। अब एक टेबल आपको बनवा देते हैं जहाँ पे इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल का सारा वैल्यू लिखा है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए टेबल बनवा देते हैं थोड़ा। उस टेबल का नाम देते हैं टेबल एट ए ग्लांस। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं, टेबल बनाइएगा, सर्किट एलिमेंट सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन। ठीक, एक टेबल बना लीजिए और एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट एलिमेंट का नाम लिखते हैं, वह है रजिस्टर। जिसका सिंबल इस तरीके से रहता है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में हम जानते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जहाँ तक वो जाना चाहे। ठीक है, जितना रेजिस्टेंस लगा हो। यही पैरेलल कनेक्शन में उल्टा हो जाता है, जहाँ पे 1/R इक्वलेंट क्या होता है, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस चलते जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, ये रजिस्टर का साइन हो गया। अब थोड़ा इंडक्टर का लेते हैं, जिसको हम स्पाइरल फॉर्म में पढ़ते हैं। यहाँ पे इंडक्टर में भी सेम हो जाएगा, L इज इक्वल टू L1, इसको हम L इक्वलेंट लिख देते हैं और इसको R इक्वलेंट लिख देते हैं। ये हो गया आपका L इक्वलेंट। ठीक है, ये हो गया आपका L इक्वलेंट। ठीक है, और उसके बाद ये आपका R इक्वलेंट, इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको L इक्वलेंट लिख लीजिए और यहाँ पे लिखिएगा इज इक्वल टू L इक्वलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, और यहीं पे 1/L इक्वलेंट आपका क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस इस तरीके का आगे चला जाएगा। ठीक है, तीसरा चीज, अब हम कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लिखिए कैपेसिटर
और इसको ये सिंबल है मेरा, ठीक है, ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा सी इक्वलेंट, सॉरी मेरा भी गलती, जो सीरीज में होगा, सीरीज कनेक्शन में जैसे R का R1 प्लस R2 प्लस R3, L का L1 प्लस L2 प्लस L3, लेकिन सी इक्वलेंट का क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस इनफाइनाइट। और यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में सी इक्वलेंट क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ग्राफ ये वाला पूरा ड्रॉ कर लीजिएगा टेबल अच्छे से, और इसके ऊपर जितना आप इंपॉर्टेंट मार्क डालना चाहो, जितना इंपॉर्टेंट मार्क डालना चाहो उतना डाल देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ठीक है। आपको पूरी तरीके से मालूम होना चाहिए इस टेबल के बारे में अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा टेबल एट ए क्लास डाल लीजिएगा, ठीक है, जहाँ पे हमने पूरा कंपेरिजन किया। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये एकदम इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, नीचे नीचे इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। जहाँ पे सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटेंस की वैल्यू एज ए पैरेलल बिहेव करती है, और पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटेंस की वैल्यू ऐसे सीरीज बिहेव करती है, ठीक है। ये एकदम ध्यान से कर लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, अभी जो मैंने इंडक्टेंस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस पढ़ा है तो उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा है कि लेट द टू रेजिस्टेंस ऑफ द 20 ओम एंड 40 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 10 ओम रेजिस्टेंस। The current flowing through the 10 ohm resistance is 2 ampere. Determine current through each resistance and total voltage applied V. ठीक है, चलिए जैसे जैसे बोला सर्किट बनाते हैं। Let the two resistance of 20 ohm and 40 ohm are connected in parallel. पैरेलल में कनेक्ट है तो कनेक्ट कर दीजिए 20 ओम का रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल है 20 ओम, और ये 40 ओम, दोनों पैरेलल है, राइट। अब ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, और क्या कहा है एंड देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 10 ओम रेजिस्टेंस। देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 10 ओम रेजिस्टेंस। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस इज 2 एम्पियर। इसके अक्रॉस जो करंट है वो कितना दिया है 2 एम्पियर दिया है, ठीक है। अब हमको डिटरमाइन करना है करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, यानी ईच रेजिस्टेंस I1, ये I2 हमको मालूम करना है, एंड टोटल वोल्टेज अप्लाइड हुई, जो टोटल वोल्टेज यहाँ पे अप्लाइड है, यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज अप्लाइड है, ठीक है, ये हमको V मालूम करना है। हमको I मालूम है, I1 I2 मालूम करना है। वैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, या एक है करंट डिवाइडर रूल, दोनों से हम निकाल सकते हैं। इसमें करंट डिवाइडर रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम पढ़े नहीं है, तो कैसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, ध्यान से देखिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस V2, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं, और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है प्लस माइनस V3। तो यहाँ से हम दो इक्वेशन बनाएंगे तो आराम से निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और वहाँ से हम आराम से कर सकते हैं। V भी हमको मालूम नहीं है, यहाँ पे V2 मालूम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये करंट हमको मालूम है, टोटल करंट देखिए हमको मालूम है। तो अगर टोटल करंट मालूम है तो क्या हम R इक्वलेंट निकाल सकते हैं क्या, R इक्वलेंट हम निकाल सकते हैं क्या। यहाँ से क्या आ जाएगा V/2, ठीक है। तो R इक्वलेंट ये हो जाएगा। अगर R इक्वलेंट आप निकाले, ये दोनों पैरेलल में है, 20 पैरेलल 4 में, 20 पैरेलल 40 में, इसका R इक्वलेंट निकाले क्या आ जाएगा 800/60। तो ये आपका 2 3 6 2 4 80, यानी 40/3। तो 40/3 प्लस 10, ये कितना आ जाएगा 30 प्लस 40 70/3। ये 70/3 आपका R इक्वलेंट आ जाएगा, ठीक है। 70/3 R इक्वलेंट आ जाएगा। जब R इक्वलेंट मालूम है तो क्या वोल्टेज मालूम नहीं चल जाएगा, वोल्टेज इक्वल R इक्वलेंट इंटू 2 कर दीजिए। वोल्टेज इक्वल R इक्वलेंट कितना है 70/3 इंटू 2 कर दीजिए, तो यह आ जाएगा आपका 140/3 वोल्ट, ये इतना वोल्टेज आ जाएगा। जब वोल्टेज आ गया, V आ गया, तो यहाँ से क्या ये नहीं निकल आएगा, V3 नहीं निकल आएगा, V2 नहीं निकल आएगा, दो इक्वेशन बनेंगे, आराम से निकल आएगा। इसको आप कीजिएगा, इसका हमने एक निकाल दिया, ये कितना आया 140/3 वोल्ट। अब ये आप निकालिएगा करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस विदाउट यूजिंग, अगर आपको करंट डिवाइडर रूल पता है, विदाउट यूजिंग करंट डिवाइडर रूल आप ये निकालिएगा। ये 2 एम्पियर हमको मालूम है, अभी कैसे यहाँ पे निकलेगा ये आपको निकालना है, ठीक है। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ मिटा के आपको, तो आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमको यहाँ में मालूम चल गया वोल्टेज कितना है। अब हमें करंट, जैसे ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है जो कि 40 ओम है और एक 20 ओम है, और यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो यहाँ से हमको I मालूम है, हमको V मालूम है,
टोटल वोल्टेज जितना भी अप्लाइड है वो हमको मालूम है, ठीक है, और वो है मेरा 140/3 ओम, ठीक है, 320 नहीं है, 140/3 है, ठीक है, 140/3 मालूम है। तो हमको जब मालूम है हम यहाँ से क्या कर सकते हैं बताइए। अच्छा, ये 40 × 2 का 20 का इक्वलेंट अगर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये इक्वलेंट आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ये इक्वलेंट आ जाएगा आपका 800/60 यानी 40/3। ये 40/3 आ गया, तो आप इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ भी वोल्टेज डिवाइडर रूल लग सकता है, लेकिन आप यहाँ पे आई है, वी है, आर निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा हिंट मैंने दिया कि आप निकाल लीजिएगा और निकाल के मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में, विदाउट यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर एंड करंट डिवाइडर रूल मेरे को बताइएगा, फिर मैं करूंगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मेरा थोड़ा टाइम जाएगा, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करके देखिए, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं इसको दोबारा क्वेश्चन को करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा स्टूडेंट्स। अ डीसी सर्किट कंप्राइजेस two resistor A of value 25 ohm and resistor B of unknown value connected in parallel, connect together with a third resistor C of value 5 ohm connected in series with parallel branch. Find the voltage to be applied across the whole circuit and value of resistor B. A potential difference across the C यानी resistor C is 90 volt and total power consumed is 4320 watt. तो सिंपल सी बात है, जैसा जैसा बोला ड्रॉ कीजिए। टू रजिस्टर है, रजिस्टर ए वैल्यू 25 एंड रजिस्टर बी ऑफ अननोन वैल्यू पैरेलल में कनेक्टेड है। तो दो रजिस्टर है, एक की वैल्यू क्या है 25 ओम है, दूसरे की वैल्यू हमें अननोन है, तो आर इसको लिख लेते हैं। और सीरीज में किसके, विद थर्ड रजिस्टर सी ऑफ वैल्यू ऑफ 5 ओम कनेक्टेड इन सीरीज। ये 5 ओम है, सीरीज में कनेक्टेड है। फाइंड द वोल्टेज टू बी अप्लाइड अक्रॉस द होल सर्किट। हमें ये वोल्टेज मालूम करना है जो कि इस होल सर्किट के अक्रॉस अप्लाई किया गया है V, और एंड वैल्यू ऑफ रजिस्टर B यानी इस ये RB है, रजिस्टर B, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। अगर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वो 90 वोल्ट है, 5 ओम के अक्रॉस रजिस्टर C है जिसका वैल्यू 5 ओम है, 5 ओम के अक्रॉस रजिस्टर ये वोल्टेज कितना 90 वोल्ट है। एंड टोटल पावर कंज्यूम इज 4320 वाट। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें मालूम करना है वोल्टेज कितना अप्लाई किया गया है। सबसे पहले वोल्टेज अप्लाई मालूम करते हैं। तो देखिए वोल्टेज डिफरेंस दिया है, रेजिस्टेंस दिया, तो यहां से क्या करंट नहीं निकल आएगा। हम जानते हैं V = IR होता है। करंट टोटल ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल ही करंट है जो कि मेरा 5 ओम के क्रॉस बह रहा है, वो कितना हो जाएगा 90/5, ये आ जाएगा 18 एम्पियर, राइट, 18 एम्पियर। तो जो IT की वैल्यू है वो आएगी 18 एम्पियर। नाउ अब टोटल करंट मालूम है, टोटल पावर कंज्यूम बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम है, तो क्या यहां से V नहीं आ जाएगा। हम जानते हैं P क्या होता है, V × I होता है। तो V क्या हो जाएगा, पावर अपॉन I टोटल हो जाएगा। क्या अगर पावर अपॉन I टोटल हो जाता है, अगर पावर अपॉन I टोटल हो जाएगा, पावर कितना दिया है 4320 अपॉन I टोटल कितना है 18 एम्पियर, 9 2 जाए 18, 9 4 36, 9 8 72 और 240, यानी यहाँ पे जो V की वैल्यू है 240 वोल्ट आएगी। ठीक है, V की वैल्यू 240 वोल्ट आएगी, यानी यहाँ से एक क्वेश्चन तो हो गया, वोल्टेज टू बी अप्लाइड 240 वोल्ट आएगा। कितना आएगा 240 वोल्ट। अब दूसरा हमको बताना है कि RB की वैल्यू क्या है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको 240 मालूम है, यहाँ पे 90 मालूम है, तो क्या इसके अक्रॉस वोल्टेज हम मालूम कर सकते हैं क्या, V अक्रॉस RB बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। KVL लगाइए तो यहाँ से आ जाएगा 240 माइनस वोल्टेज अक्रॉस RB माइनस 90 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो VRB यहाँ से आ जाएगा 16, आपका 240 माइनस 90 कीजिए कितना आएगा 150 वोल्ट, यानी जो इसके अक्रॉस वोल्टेज रहेगा वो 150 वोल्ट आएगा। रेजिस्टेंस इस RB के अक्रॉस वोल्टेज रहेगा वो 1 वोल्ट आएगा, 150 वोल्ट आएगा। लेकिन हमको ये मालूम नहीं करना है कि 150 वोल्ट आएगा, हमको मालूम करना है करंट कितना है। अब देखिए IT यहाँ पे 18 एम्पियर है, अगर इस RB के अक्रॉस 150 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी तो 150 वोल्ट डेवलप होगा, 25 ओम के अक्रॉस भी तो 150 वोल्ट डेवलप होगा। ठीक है, अगर इसके अक्रॉस 150 वोल्ट डेवलप होता है तो थोड़ा इसको रफ करते हैं तो इसको भी सॉल्व करने में आसानी रहेगी, यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, और अब ध्यान से देखिए, इसके अक्रॉस
150 वोल्ट है, 25 ओम है, तो आई अक्रॉस 25 ओम क्या आ जाएगा, V बराबर आई आर V बाई आर, यानी 150 अपॉन 25, 5 5 25, 5 3 15 और 5 6 यानी I25 के क्रॉस 6 एम्पियर करंट आएगा। जब इसके क्रॉस 6 एम्पियर है, IT के क्रॉस 18 एम्पियर है, तो ये IR के क्रॉस कितना आ जाएगा, क्योंकि I25 प्लस IRB इज इक्वल टू I टोटल, यही होता है। तो I25 के क्रॉस कितना है 6 एम्पियर प्लस IRB हमको निकालना है, ठीक है, यही IRB निकालना है, इसको IRB निकालना है, इज इक्वल टू I टोटल कितना दिया है 18, तो क्या IRB निकल आएगा, IRB क्या आ जाएगा 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 एम्पियर, ये नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और जब I मालूम चल गया, वोल्टेज क्रॉस RB मालूम चल गया, तो R मालूम नहीं चल जाएगा, RB क्या होता है VRB बाई IRB, यही होता है। V कितना है, VRB कितना है 150 वोल्ट, 150 वोल्ट, 150 वोल्ट बाई IRB कितना निकाला अभी हमने 12, तो यहाँ से 12 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 225, यानी यहाँ पे RB की वैल्यू आ रही है, RB की वैल्यू आ रही है 25/2 ओम, यानी 12.5 ओम, ये RB की वैल्यू है। तो रजिस्टर RB की वैल्यू कितनी आई है, ये आ जाएगी 12.5 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है, और इस तरीके से ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये सारे तो क्वेश्चन हो गए। तो इतना आज हमने पढ़ा ये सारे क्वेश्चंस, जहाँ पे हमने रजिस्टर्स के बारे में अच्छे से पढ़े, इंडक्टेंस के बारे में पढ़े, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़े, ये क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करना चाहते हैं। वैसे मन था कि आज आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बताते, आज आपको करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल बताते, लेकिन आज हम यही समाप्त करना चाहेंगे, ठीक है, कि आप लोग सबसे पहले इतना प्रैक्टिस कीजिए। हम ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहते, ओवरलोड कर देंगे तो फिर आप लोग क्या होता है, नेटवर्क अच्छे से कर नहीं पाओगे। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जितना क्वेश्चन कराया है, और इसी बेस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन बताया, इसी पे मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल से बेस चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, अगले लेक्चर में आप इंतजार कीजिए। और अगर आप इस चैनल के नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। उसके अलावा आप मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए, जितना हो सके अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए, जिससे उन तक भी मेरी वीडियोस पहुंच सके, जिनको इस नेटवर्क एनालिसिस की बहुत ज़रूरत है, जिनको अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की पूरी कोशिश करता हूं, आपको सारी चीज़ें बताने की जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके कंपिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए विदाउट एनी काइंड ऑफ थिंग्स, एंड प्लीज़ बी रेगुलर टू माई वीडियोस। मेरे वीडियोस पे रेगुलर रहिए, तभी आपको नेटवर्क एनालिसिस समझ में आएगा। और अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, जहां पे मैंने 3 वीडियोस डाल ऑलरेडी रखा है, आप जाके देख सकते हैं। 3 पार्ट मैंने डाल रखा है, ये वाला पार्ट चौथा होगा। आप जाके तीनों पार्ट देखिए, उसके बाद ये समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तो वहाँ पे हमने पढ़ेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेश एनालिसिस, उसके बाद हम पढ़ेंगे सुपर मेश एनालिसिस, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। बस आप मेरे साथ रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, और बिना किसी इरेगुलरिटी के आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, करते रहिएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, वहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी, टेलीग्राम, सब कुछ वहाँ पे है। आप जाके जैसा भी आओ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं, कोई डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसका अलग से क्लास लेके आपको अलग से वीडियो डाल के मैं उसका बताऊंगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ये सारी चीज़ों के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सारी चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सब तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।